हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय ओझा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ओझा सा क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पैंडेमिक में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आप सभी लोग अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को हमने देखा था। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मॉडरेट फेज, या मतलब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आईएनसी में जो है दो दल के लोग थे। एक को हम लोग बोलते थे मॉडरेट और दूसरे को बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक नरम दल, ये मॉडरेट को हम लोग नरम दल बोलते थे और एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग गरम दल बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगा। तो मॉडरेट फेज में हम लोग जो है मॉडरेट फेज को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग मॉडरेट फेज को पढ़ेंगे और इनका जो समय था आईएनसी में, इंटरनेशनल कांग्रेस में, वो ऑलमोस्ट था 1885 टू 1905। अब ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे या इसके बाद वाले फेज में 1905 के बाद मॉडरेट्स नहीं थे। ऐसा नहीं है, मतलब हर समय एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों थे। बट इन्फ्लुएंस किसका था सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर में? तो उस पीरियड की बात की जा रही है। तो जब कांग्रेस का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, उस समय से लेकर 1905 तक ऑलमोस्ट 20 इयर्स, तो 20 इयर्स तक जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर कांग्रेस के अंदर में था तो वो था मॉडरेट का। इस कारण हम लोग इसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। और 1905 के बाद थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट वाले का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, तो उसके बाद वो लोग जो बोलते थे उनका ज़्यादा बात माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज को देखते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मॉडरेट फेज। द पीरियड फ्रॉम 1885 to 1905 constituted the early phase of the Congress and is also referred to as the moderate phase, the period of Tea Party politics और political mendicancy। देखिए, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का मतलब होता है कि जो किसी पोस्ट के लिए लोभी होते हैं ना, जो मतलब चाहते हैं कि हमें वो पोस्ट मिल जाए। तो जो हम लोग 1885 टू 1900 का का जो फेज है, उस समय हम लोग ऐसी ही पॉलिटिक्स देखते हैं। उसमें टी पार्टी पॉलिटिक्स भी उसको बोलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट फेज। ठीक है, दे वर टर्म्ड एज मॉडरेट्स, सुधारक, सॉफ्ट फैक्शन और नरम दल, सब उसी के जो है बस सिनोनिम्स है। आप देखेंगे मॉडरेट्स को ही हम लोग बोलते थे सुधारक, जो धीरे धीरे सुधार लाना चाहते थे, या उनको हम लोग सॉफ्ट फैक्शन भी बोलते हैं। टू देम फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट, और वही एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग बोलते हैं हॉट फैक्शन, जो बिल्कुल उग्रवादी हो, जो चाहते हैं कि कोई भी एक्शन अगर आप बातों से नहीं हो सकता है तो फिर हम उसको एक्शन लेके करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से हमें वो काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना हो, ये हमारा एक्सट्रीमिस्ट का काम होता था। ठीक है, इसीलिए उनको हम लोग गरम दल भी बोलते थे। ओके, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मॉडरेट लीडर्स के एक्चुअली में विजन क्या थे और उनके आइडियोलॉजीज क्या थे। मतलब वो चाहते क्या थे कि मतलब हमारा जो देश हो वो किस तरीके का हो, और हमें अगर आज़ादी चाहिए तो किस तरीके का चाहिए। क्या हम लोग आज़ादी के लिए रेडी हैं, या हमें कुछ और समय अभी ब्रिटिश के साथ बिताना चाहिए। तो ये मॉडरेट जो लोग थे, मतलब जो मॉडरेट जो लीडर्स थे, उनका ये थिंकिंग, तो उनका किस टाइप का थिंकिंग था, वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जब प्रीवियस जो क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी और या बाकी पीसीएस का, तो उसमें रोल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स बहुत बार पूछा गया है। और प्रीलिम्स में तो आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे और उसमें बोलेंगे कि बताइए कि इसमें कौन मॉडरेट लीडर्स हैं और कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। तो आपको कुछ नाम भी आपको याद करके रखने होंगे। और मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडरेट लीडर्स के क्या विजन थे, क्या उनके डिमांड्स थे, क्या उनके अचीवमेंट्स थे। ठीक है, फिर उनको हम लोग किस तरीके से, जो बाकी के जो हिस्टोरियंस है वो किस तरीके से उनको इवेलुएट करते थे। ठीक, किस तरीके से उनको उनका क्रिटिसिज्म करते थे, क्या उनका कोई रोल था कि नहीं था।
तो ये सारी चीज़ों का जो आपको आंसर है, आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मॉडरेट लीडर्स के जो है विजन्स और इनके आइडियोलॉजीज को हम लोग देखेंगे। एक चीज और कि अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो जाए तो वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉडरेट लीडर्स के जो आइडियोलॉजीज थे और उनके विजन थे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ नेम मेंशन किए हुए हैं, ऐसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, बट इसमें मैंने मेंशन किया, आप इसको देख लें कि मॉडरेट लीडर्स के जो कुछ नाम हैं जो कि मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो कि मॉडरेट्स थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त एंड पी आनंद चल्लू। ये कुछ वैसे नाम हैं जो कि कांग्रेस के लीडर्स तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये लोग प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब चलिए उनके हम लोग व्यूज और विजन्स को देख लेते हैं कि मॉडरेट लीडर्स का एक्चुअली में व्यूज क्या था, वो चाहते क्या थे। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे, इंडिया वाज स्टिल अ नेशन इन मेकिंग एंड इट्स नेशनहुड नीडेड टू बी केयरफुली नर्चर्ड। ये लोग जो लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स, ये लोग ये सोचते थे कि अभी इंडिया जो हमारा जो नेशन, हमारा जो कंट्री है, ये अभी बन ही रहा है। ये जो हमारा नेशन है, ये जो हमारा कंट्री है, ये इन मेकिंग है, ये प्रोसेस में है। फिर क्या है, सेकेंड, दे फेल्ट एट द टाइम वाज नॉट येट ट्रिप फॉर डायरेक्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड द ब्रिटिश कनेक्ट should be looked upon as a political necessity of the time। इसका ये कहना है कि अभी इंडिया का, मतलब हमारे इंडिया में अभी ये टाइम नहीं आया था कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रगल करें, हम लोग फ्रीडम के लिए डायरेक्ट स्ट्रगल करें, ये अभी हमारा टाइम नहीं आया था। देखिए ये तो था भी क्यों, पहली बात तो एक हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था ऑल इंडिया, अभी एक है भी तो अभी जस्ट बना है 1885 में, और अभी इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में खुले भी नहीं है। जब खुले ही नहीं है तो लोगों से आप कनेक्ट भी नहीं कर पाए हैं, तो मासेस तक तो आप पहुंचे ही नहीं। तो जब आप मासेस तक पहुंचे ही नहीं तो फ्रीडम स्ट्रगल आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ब्रिटिश उसको दबा देगा उसको। इस कारण जो है मॉडरेट्स का ये थिंकिंग था कि पहले हम लोग लोगों से कनेक्ट कर लें, पहले हम लोग मासेस से कनेक्ट कर लें। अगर उनसे जब हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रगल को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में हुआ है। जो हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब में हम लोग देखेंगे। तो उस समय तक मॉडरेट लीडर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने मासेस को कनेक्ट करने में बहुत सारे रीजन्स में, रूरल एरियाज में जाके अपने ब्रांचेस को खोला और वहां पर पीपल को कनेक्ट किया। वहां पे कांग्रेस में उन लोगों को उन्होंने मेंबर्स बनाया। वो लोग जाकर गांव में बताते थे कि ब्रिटिश किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है हमें, और आपको किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है और ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है। तो मॉडरेट लीडर्स का ये सोच था। अगर हमें आईएनसी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर अभी हमको मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, तो हमें ब्रिटिश के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है। थर्ड क्या है कि दे बिलीव दैट इंडिया शुड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस। देखो, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब वैसा कंट्री जहाँ पे कि गवर्नमेंट हम लोग चलाएं, कोई दूसरे देश का, फॉरेन कंट्रीज के पीपल आके रन ना करे। जो हमारे देश के जो पीपल हैं, पर्सन है, वो चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे। कोई फॉरेन कंट्रीज का जो कोई पर्सन है वो आकर नहीं चलाएगा। ठीक है, और वो भी सेल्फ गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब कि यहाँ के पीपल उसको इलेक्ट करें। और ये चीज तो हमें पता ही है कि ब्रिटिश को हमने यहाँ पर इलेक्ट नहीं किया, वो तो यहाँ पर आके जबरदस्ती यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो मॉडरेट लीडर्स का ये कहना था कि डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस होना तो चाहिए, मतलब हमारा लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, और ऐसा देश होना चाहिए कि जो यहाँ के ही लीडर्स हो, और यहाँ के लीडर्स को अपॉइंट भी या इलेक्ट भी किसने किया हो, तो हमने ही किया हो। इसमें फॉरेन कंट्रीज के मेंबर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन
वो चीज होने के लिए समय लगता है। आप सोचेंगे कि रातों रात वो चेंज हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो वही मॉडरेट लीडर्स का कहना था कि दे बिलीव दैट इंडिया शुड ग्रेजुअली मूव, मतलब धीरे धीरे उसको मूव करना है। आप अचानक से अगर कोई चेंजेस लाना चाहोगे और सोचोगे कि मेरा तुरंत रातों रात ब्रिटिश यहाँ से चला जाए और हमारा देश डेमोक्रेटिक हो जाए, सेल्फ गवर्नेंस करने लगे, खुद से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। Fourth point here, they also believed that the British rule was much needed in India as it was the reason behind the peace and order in the country. अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि हमें पता है कि जब ब्रिटिश जब यहाँ पर आई थी, ऑलमोस्ट आप मेन मान लीजिए आप 1757, ठीक है, और 1764 बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, उसमें जब आप ध्यान देंगे कि उस समय या उसके पहले का भी जो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, या मैसूर का जो वॉर्स हो रहा था, ठीक है, या मराठा वॉर्स हो रहा था, अफगान वॉर्स हो रहे थे, नेपाल वॉर्स हो रहे थे, इतने सारे वॉर्स हो रहे थे। आप ध्यान दिए होंगे कि हर छोटे छोटे जो किंगडम है, जैसे मराठा है तो मराठा निजाम से कोई लड़ रहा है, ठीक है, तो कोई कर्नाटिक वॉर्स में आपने देखा होगा कि निजाम में और इधर जो है लड़ाई हो रही है। तो उस समय क्या था कि हमारा पूरा कंट्री अनस्टेबल था, वो स्टेबल नहीं था, वहां पे पीस नहीं था। सारे एक किंगडम जो है दूसरे किंगडम से बार बार लड़ते रहते थे, और उनका किंगडम जो है अपने किंगडम में मिलाना चाहते थे, उनका जो एरिया है अपने एरिया में मिलाना चाहते थे, और अपने एरिया का, अपने किंगडम का एक्सपांशन करना चाहते थे। तो ये चीज करने के लिए तो क्या है, उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। अब लड़ाई करने का मतलब है कि फिर पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो ये लोग चाह रहे थे कि अभी ब्रिटिश का रहना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश के रहने के कारण भले ही मतलब परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हमारे घर में शांति है, लड़ाई नहीं हो रही है। मतलब मॉडरेट्स को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश के कारण हमारे कंट्रीज में जो छोटे छोटे किंगडम थे, उनकी लड़ाई बंद हो गई है, और हमारा जो है बिल्कुल पीस है। ये इनका विजन था, ये इनका व्यूज था, उनको ऐसा लगता था कि ऐसा हो रहा है। अब हमें तो ये चीज पता है कि जैसा जिसका विजन होगा, मेथड ऑफ वर्क भी उनका वैसा ही होता है, उसी तरीके से वो काम भी करना जानते हैं। तो मेथड ऑफ वर्क फॉर द मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स का वर्क कैसा था? तो मॉडरेट्स रिलाइड ऑन पीसफुल। अब ये सब देखिए आप लोग आंसर में मेंशन करेंगे, ये जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब आप लोग आंसर में मेंशन करेंगे कि मॉडरेट्स कैसे थे। तो मॉडरेट्स वेर पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन उनका होता था, ठीक है, एजिटेशन तो होता था उनका, मतलब वो विरोध तो करते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से वो करते थे, संवैधानिक तरीके से वो करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोड पर जाके आप वो पूरा जाम लगा दिया, कहीं पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं। उनका जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तरीके से वो करते थे। संवैधानिक तरीके कहने का मतलब कि आप रिजोल्यूशन पास कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप लेटर दे रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन में था। दे रिलाइड मेनली ऑन द प्रेयर्स एंड पिटिशंस। वो हर बार बोलते रहते थे ब्रिटिश को कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे उस समय, तो मॉडरेट्स का ये कहना था कि आप इतना ज़्यादा फार्मर से टैक्सेस मत लो, और अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो आप उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो। क्योंकि आपको पता है कि 1890s के समय कितना बड़ा फेमाइन आया था इंडिया में, है ना, एक मतलब कितने करोड़ों करोड़ लोग इंडिया में मारे गए थे फेमाइन के कारण, भूखमरी आ गई थी। तो इनका मॉडरेट्स का ये कहना था कि अगर आप लोगों से, किसानों से अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो आप उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो। अगर आप किसान से अगर आप टैक्स ले रहे हो तो आप उनको इरिगेशन की फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो? तब तो उनके पास वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होगा, और फिर वो बेचेंगे, और फिर उनसे जो अर्न होगा वो आपको टैक्स के रूप में देंगे। तो इनका ये कहना था, ठीक है। स्पीचेस एंड रेजोल्यूशन, वो हर जगह जा जाके मॉडरेट लीडर्स जो है लोगों के बीच में जाके स्पीच देते थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश है वो हमारे ही धन को, हमारा ही जो पैसा है उसको किस तरीके से यहाँ से इंग्लैंड की ओर भेज रहे हैं। तो वो स्पीचेस के थ्रू, वो रिजोल्यूशंस के थ्रू वो लोगों को बताते थे, मीटिंग्स के थ्रू बताते थे। दे वॉइस देयर ओपिनियन थ्रू द प्रेस एंड थ्रू द कांग्रेस सेशंस। जैसे कि हम मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि कांग्रेस का मोटिव ही था कि लोगों से, बाकी सब लोगों से, मतलब जो रूरल पीपल्स हैं उनसे कनेक्ट होने का। तो उनसे जो कनेक्ट होने के लिए वो क्या करते थे कि हर साल जो वो सेशन जो करते थे, वो हर बार अलग अलग प्लेसेस में
होता था और वहाँ के लोगों से वो कनेक्ट होते थे। तो हर बार वो जब जाते थे तो वहाँ पर वो बताते थे कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। At the Congress session, the members expressed opinion on all important measures of the government, protest against unpopular ones and passed resolution. तो कांग्रेस सेशन में वो लोग चर्चा करते थे, जितने भी लीडर्स थे वो लोग बात करते थे, जो ब्रिटिश की तरफ से वैसे एक्ट्स लाए जाते थे जो बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो गलत था। तो उसको वो क्या करते थे कि उसके लिए वो उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसका वो प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। और उस पे वो रिजोल्यूशन पास करते थे कि हमें जो है पूरे नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करते थे, ठीक है। तो मेनली आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रेयर्स, पिटिशंस, स्पीचेस, रेजोल्यूशन, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, एजिटेशन, तो इस तरीके से वो काम करते थे, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि मॉडरेट्स की डिमांड्स क्या क्या थे, ठीक है। मॉडरेट्स के डिमांड्स क्या थे, क्या अगर वो पॉलिटिकली अगर वो मेंबर थे, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन था तो उनकी डिमांड्स भी होगी। तो वो किस तरीके का उनका डिमांड था वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने जो है डिमांड्स को, मॉडरेट्स के जो डिमांड्स है उसको जो है मैंने कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, ये आसानी के लिए कि आप लोग को इजीली समझ में भी आ जाए। और साथ ही साथ जब आप आंसर जब अपना लिखें तो उसमें आप इस तरीके से सब टॉपिक्स में लिखें तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिमांड्स इनके थे, इकोनॉमिक डिमांड्स थे, मिलिट्री डिमांड्स थे और सोशल डिमांड्स थे। तो मैंने इस 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, तो इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द 1885 टू 1905 वर वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी कि मतलब कि बहुत सिंपल, ठीक है। इनका जो डिमांड था बहुत सिंपल था। दे बिलीव दैट डायरेक्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वाज नॉट येट ऑन द एजेंडा ऑफ द हिस्ट्री। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रगल, अभी मॉडरेट्स का ऐसा सोच रहा था कि डायरेक्ट स्ट्रगल तो अभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंडिया अभी बन ही रहा है, हमारा जो कंट्री है वो अभी डेवलप ही कर रहा है ना, डेवलपिंग के बात पे है। अभी उनको हमें ख्याल रखना है, अभी उसको हम लोग स्ट्रगल में नहीं डाल देना है। दे मेनली डिमांडेड इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सर्विस। वो चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस है या जो भी हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, जहाँ पे कि एक्ट्स बनते थे, तो वहां पर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ये इनका थिंकिंग था कि क्यों? क्योंकि अगर वहां पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहां पर एक्ट बन रहा था, अगर वहां पे इंडियंस अगर ज्यादा रिप्रेजेंट होने लगेंगे, वहां पे ज्यादा नंबर्स में होंगे, तो उनकी बातें मानी जाएगी। इनका इस तरीके का डिमांड था मॉडरेट्स का। तो देखिए इसको पॉलिटिकल डिमांड्स उनका क्या क्या था। तो पॉलिटिकल डिमांड्स में क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विथ मोर पावर्स एंड मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन देम। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इंडियंस को ज्यादा पावर दिया जाए और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो जैसे ही रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पावर्स ज्यादा हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर में मिले और ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन भी मिले। कहाँ पर? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव वर्क टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस, ठीक है। ये तो आपने देखा ही है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में जब हमारा बनकर तैयार हुआ तो हमने ये देखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों हमारा जो मेन ऑर्गन है वो तीनों हमारा अलग अलग काम करता है और कोई भी किसी में इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे कि ब्रिटिश के समय में सब जो भी एक दूसरे का जो ऑर्गन्स है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, जो जुडिशियरी ऑर्गन्स है, वो एक दूसरे को इंक्रोचमेंट कर रहा था, ठीक है। इनफैक्ट कि आप देखें, मतलब आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो थे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पावर आपको गवर्नर इन जनरल या वाइस रॉय उन्हीं के हाथ में था। तो भले ही वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन फिर भी ये वाइसराय या गवर्नर इन जनरल है, वही आपको मेन जुडिशरी का पावर होल्ड करते थे, ठीक है। और वो जो बोलते थे वही होता था।
तो वो एग्जीक्यूटिव भी थे, वो लॉ भी बनाते थे और साथ ही साथ वो जुडिशरी का भी काम करते थे। और यही डिमांड था मॉडरेट्स का कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। जो लॉ बनाएगा वही लॉ को इंटरप्रेट कैसे करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सेपरेशन होना चाहिए, जैसा कि आज होता है। आज आप देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट में हमारे लॉज बनते हैं, बट उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि वो लॉ सही है गलत है, उस लॉ में क्या है, उसके लिए एक अलग ऑर्गन है जो कि हमारा कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। थर्ड देखिएगा, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इन सिविल सर्विसेज एंड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस इन लंदन एंड इन इंडिया। हमें ये चीज पता है कि उस समय जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते थे वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होते थे। ठीक है, तो उसको लंदन से, लंदन में तो हो लेकिन साइमल्टेनियसली उसी उसी समय इंडिया में भी हो, ऐसा डिमांड था मॉडरेट लीडर्स का। लास्ट क्या है, एंड ऑफ अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियन नेबर्स। और जो इंडियन नेबर्स है उस समय हमें पता है कि जैसे ब्रिटिश जो एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो म्यांमार वॉर, जो उस समय जो बर्मा बर्मा हम लोग बोलते थे, तो उन लोग से जो मतलब जो रिलेशन था, इनका ये कहना था कि आप जो पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं, जो पड़ोसी हमारे देश है, उनके साथ जो रिलेशन है, उनका जो पॉलिसी है वो अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक डिमांड्स में क्या है कि एंड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे ही पैसे को ये लोग जो है वहां पर ले जाते थे। जितनी भी कंपनी की जो मतलब जो लोग थे उनकी जो सैलरीज दी जाती थी, सब इंडियन के ही पैसे को, मतलब वहां इंडियन के ही पैसे को वहां पर ले जाकर उनको सैलरीज दी जाती थी। जितने भी लोगों को पेंशन दिए जाते थे वो इंडियंस के ही पैसे थे, जो वहां पर सारे लोगों को पेंशन दिए जाते थे। इंडियंस के ही पैसे लेकर इंडियंस को कम सैलरी, और उसी पोस्ट पर अगर कोई ब्रिटिश है तो उसको ज्यादा सैलरी दी जाती थी। मतलब हर तरीके से इंडियन का जो पैसा है उसका ड्रेन किया जाता था। ठीक है, और वो ड्रेन करके कहाँ ले जाते थे, वो लोग ब्रिटेन ले जाते थे। दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जो लैंड रेवेन्यू जो आप टैक्सेस ले रहे हो वो आप कम करो। ठीक है, वो आप कम करो। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये हम लोग आगे देखेंगे भी कि जब सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट हुआ गांधी जी का 1929, उस समय हमने देखा भी था कि इसी तरीके का सॉल्ट जो है, सॉल्ट पे भी टैक्स लगाया जा रहा था। तो उस समय गांधी जी ने बोला था कि इतनी बेसिक चीज जो नमक है, जो हमारा सॉल्ट है, इतना बेसिक चीज है और उस पे आप टैक्स लगा रहे हो, और वो भी तब जब ये इतना इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसको एबॉलिश करना चाहिए। तो ये मॉडरेट लीडर्स का भी कहना था कि सॉल्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। फोर्थ क्या, इंकरेजमेंट टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। इनका ये कहना था कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका इंग्लैंड में आया है, वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हैं, फैक्ट्रीज लगे हैं, तो उसी तरीके का हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगना चाहिए। ना कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल आप ले जाओ और ब्रिटेन में वहां पर बनाओ और वहां पर फिर फिनिश्ड गुड इंडिया में लेकर आओ। ऐसा क्यों, जब इंडिया में ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो इंडिया में ही इंडस्ट्रीज खोल दो, और इंडिया में ही जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो यहीं पर यूज कर लो, और फिर यहीं पे हमें फिनिश्ड गुड दे दो, तो हमें सस्ता पड़ेगा, हमें इतना कोई भी जो प्रोडक्ट है वो हमें महंगा नहीं मिलेगा। तो ये इनका डिमांड था कि इंडिया को भी मॉडर्नाइज करो, डेवलप करो और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करो। लास्ट क्या है इकोनॉमिक डिमांड्स में कि एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज टू सेव द पीपल फ्रॉम फेमाइंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1890s में पूरे इंडिया के जब आप हिस्ट्री में आप देखोगे तो बहुत बड़ा फेमाइन था, जिसमें कि ऑलमोस्ट करोड़ पीपल्स का जो है डेथ हो गया था। ठीक है, तो इनका ये डिमांड था कि आप अगर टैक्स ले रहे हो फार्मर से तो आप उनको इरिगेशन फैसिलिटीज भी दो। थर्ड हम लोग देखते हैं मिलिट्री डिमांड्स को। मिलिट्री डिमांड्स में क्या था, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, कि आर्म्स एक्ट मतलब जो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था उसको खत्म करने के लिए, रिपील करने के लिए। अब आइए सेकंड, सेकंड में क्या है, रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। हमें ये चीज पता है कि उस समय जो ब्रिटिश जो है बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व थी और बहुत सारे वॉर्स वो लड़ते रहती थी। ठीक है, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बर्मा का हो या अफगानिस्तान हो, या मतलब बहुत सारे वॉर्स थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो बजट का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन उनके मिलिट्रीज एक्सपेंडिचर में जाते थे। और अगर इधर आप बहुत पैसा लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप
हेल्थ में, एजुकेशन में, वहां आप खर्च नहीं कर पाओगे, है ना। हेल्थ में, ठीक है, एजुकेशन में, जो कि हमारा मेन बेसिक नीड था, उसमें आप खर्च कम कर रहे हो या ना के बराबर कर रहे हो। और मेन कहाँ खर्च कर रहे हो? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जो कि वहां के पीपल को जरूरत था ही नहीं। थर्ड क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू द कमीशन रैंक्स। ये तो हमें पता ही है कि उनको जो सबसे टॉप रैंक्स अगर उनको मिलता था तो सूबेदार, उससे बड़ा उनको रैंक नहीं दिया जाता था। ठीक है, वो कितना भी लॉयल हो जाए ब्रिटिश के, को इससे बड़ा रैंक नहीं मिलता था। तो कोई भी इससे अगर बड़े ऑफिसर्स होते थे तो वो सब ब्रिटिश ही होते थे। तो इनका ये डिमांड था कि जो बड़े बड़े जो मतलब जो ऑफिशियल रैंक है, जो कमीशन रैंक्स हैं, उसमें भी इंडियंस को अपॉइंट किया जाए। ये इनका सोच था। ठीक है, ये इनका डिमांड था मॉडरेट्स का। सोशल डिमांड क्या है? सोशल डिमांड ये था कि मोर एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक द हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। वो हेल्थ पे, सैनिटेशन पे और एजुकेशन पे आप क्या करो कि ज़्यादा आप खर्च करो। ठीक है, ना कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, जो भी हमने देखा था। दूसरा क्या है? सिविल राइट्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड प्रेस। इनका ये डिमांड था कि आप मुझे सिविल राइट्स दो, आप बिना कारण बताए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। आप बिना कारण बताए आप प्रेस पे आप आप सैंक्शन नहीं लगा सकते हो, आपको रीजन बताना होगा। तो सिविल राइट्स पे इनका ज्यादा डिमांड था कि सिविल राइट्स इंडियंस के लिए या किसी भी सिटीजन के लिए बहुत जरूरी था। थर्ड क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ प्लांटेशन लेबरर्स। और ये हमें पता है कि हमारे जो लेबरर्स थे वो श्रीलंका में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, साउथ में, वो वहां पर जाते थे, इनको वहां पर ले जाया जाता था और वहां पे उनको प्लांटेशन कराया जाता था। बट उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती थी, उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता था, उनको इतनी सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको रहने का, खाने पीने का बहुत बुरा ही स्थिति था। तो वो चाहते थे, मॉडर्न लीडर्स का ये डिमांड था कि जो हमारे प्लांटेशन लेबरर्स हैं, जो आप ले जा रहे हो, कम से कम उनका कंडीशन पे आप ध्यान दो। वो काम तो कर ही रहे हैं बट उनका कम से कम आप कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये सारे डिमांड्स आपको मॉडरेट्स के थे। आपने देखा, पॉलिटिकल डिमांड, इकोनॉमिक डिमांड और मिलिट्री डिमांड और सोशल डिमांड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने अभी तक डिमांड्स देख लिए, है ना, कि किस तरीके का उनका व्यू था, विजन था, है ना, वो चाहते क्या थे, और फिर उनका डिमांड्स क्या था। तो ये हमने देख लिया। अब डिमांड्स उनका फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो वो तो अचीवमेंट्स में आएगा। तो वो हम लोग अचीवमेंट्स देखेंगे कि आखिर इस 20 साल में, मतलब मेनली 1885 से लेकर 1905 तक वो क्या क्या अचीव कर पाए, उनके जो डिमांड्स थे, क्या उनका डिमांड्स फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चीज हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स में सबसे पहला अचीवमेंट, जिस तरीके का डिमांड उसी तरीके का अचीवमेंट। तो अभी हमने पॉलिटिकल डिमांड देखा, तो देखते हैं कि उनका जो डिमांड उन्होंने किया था वो उनको अचीवमेंट्स मिला कि नहीं मिला। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1890। जब वो कांग्रेस जब फॉर्म हुई, तो उस समय जो है जो मॉडरेट जो लीडर्स कांग्रेस के, वो चाह रहे थे कि एक ऐसा एक्ट आए जिसमें कि हमारे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में बढ़े। साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारा एजुकेशन है उस पे ज़्यादा खर्च हो, फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी मिले। इस तरीके के बहुत सारे डिमांड्स थे और वो चाहते थे कि ये सारे डिमांड्स जो है ब्रिटिश फुलफिल करे और एक्ट के रूप में उसको एस्टेब्लिश करे। तो बहुत जोर जबरदस्ती करने के कारण ब्रिटिश ने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 लेकर आए। As a result of the sustained agitation, the moderates of the British government was forced to pass the Indian Council Act of 1892. जब कांग्रेस ने बहुत फोर्स किया, तब जाकर 1892 का एक्ट ब्रिटिश ने पास किया। लेकिन दिस एक्ट डिड नॉट फुल्ली सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। बट ये एक्ट जो है फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दे वर डिमांडिंग द पब्लिक पर्स बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इनका ये डिमांड था, मॉडरेट लीडर्स का ये डिमांड था कि इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़े, ताकि इंडियन का मॉनेटरी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, जो टैक्सेस आते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, यानी कि कलेक्टर, तो कलेक्टर भी इंडियन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ना चाहिए।
और उनका स्लोगन ये उन्होंने दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन लोगों ने देखा कि जो हमने डिमांड किया, हमारे डिमांड को ब्रिटिश ने फुलफिल ही नहीं किया। हमने ये बोला था कि इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, हमने ये बोला था कि फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाए, बट एक्ट तो आया जरूर इनके कहने पर, इनके फोर्स कहने पर, मॉडरेट लीडर्स के फोर्स करने पर एक्ट तो जरूर ब्रिटिश लेकर आई, लेकिन उस एक्ट में कुछ था ही नहीं। उस एक्ट में कुछ था ही नहीं वैसा कि जो मॉडरेट लीडर्स को फुल्ली सेटिस्फाई कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्लोगन निकाला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो फिर हम लोग टैक्स देंगे, तो हम लोग भी टैक्स नहीं देंगे। इनका ये स्लोगन था। ठीक है। सेकंड क्या है अचीवमेंट्स में कि आईसीएस एग्जामिनेशन इन इंडिया। अब इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए तो इंडियंस को एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट भी कराना जरूरी था। तो यही चीज मॉडरेट लीडर्स का डिमांड भी था कि जो आईसीएस का एग्जामिनेशन होती है लंदन में, जो कंडक्ट कराई जाती है, उसको लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट कराना चाहिए। और ये डिमांड फाइनली ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लेती है और 1893 में ये चीज हो जाता है कि अब जो लंदन में जो एग्जाम होती थी आईसीएस, अब वो साथ ही साथ इंडिया में भी होगी, साइमल्टेनियसली होगी, दोनों एक साथ होगी। तो मतलब अब इंडियंस को लंदन नहीं जाना था एग्जाम देने के लिए, अब वो इंडिया में ही एग्जाम दे सकते थे। तो ये चीज इनका बहुत बड़े अचीवमेंट्स में से एक था। थर्ड अचीवमेंट में क्या है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में क्या है, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ऐसे तो जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ये चीज बताया लोगों को कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है हमारे वेल्थ का ड्रेन कर रही है। बट आरसी दत्त और नौरोजी, इन दोनों ने अपने बुक के थ्रू ये चीज क्लियरली बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है और किस तरीके से हमारे ही पैसे को वो इंग्लैंड भेज रही है, हमारे सारे पैसे को वो इंग्लैंड भेज रही है। और इंडिया आज गरीब है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश है। तो ये मॉडरेट लीडर्स ये बताने में सक्सेस रहे और उनका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वो लोगों को बता सके अपने बुक के थ्रू, अपने मतलब वो प्रेस के थ्रू बताते थे, वो जब कांग्रेस के सेशंस होती थी वहां वो बताते थे। तो नौरोजी ने अपने बुक में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और आरसी दत्त ने अपने बुक में इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया, इस इन दोनों ने अपने अपने बुक्स में ये चीज बताया कि किस तरीके से हम ब्रिटिश जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। मतलब इकोनॉमिक उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ब्रिटिश रूल का। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लास्ट में देखते हैं सोशल अचीवमेंट्स। तो सोशल अचीवमेंट्स में क्या है कि स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस फॉर द सिविल rights. The defense of the civil rights became an integral part of the freedom struggle due to the moderate campaign. Consequently, there was a great public outrage at the arrest of Tilak in 1897. मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि सिविल राइट्स बहुत बड़ी डिमांड थी और अगर वो नहीं दे रहे थे तो ये हम लोग बार बार डिमांड कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट करने का फुल्ली आप पहले रीजन बताओ कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्या हमारा सिविल राइट्स, आप मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना कोई कारण का। आप अगर अरेस्ट करना है तो मुझे रीजन बताओ कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये 1897 में तिलक को अरेस्ट किया गया था, हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, तो उनको 1897 में बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस पे भी बहुत मतलब आउटरीच हुआ था। तो सिविल राइट्स के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था और वो लोग अब डिमांड कर रहे थे कि हम लोग जो प्रेस चला रहे हैं आप उस पर कर्व नहीं कर सकते हो, आप उस पर सैंक्शन नहीं लगा सकते, आप उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर आप रोक लगा रहे हो तो आप क्यों लगा रहे हो, आप मुझे रीजन बताओ। तो लोग जो है सिविल राइट्स के लिए अवेयर होते जा रहे थे, धीरे धीरे उनको पता चल रहा था कि सिविल राइट्स क्या होता है, हमारे भी सिविल राइट्स हैं, ये उनको मॉडरेट लीडर्स ने बताया। ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन इसका। तो इवैल्यूएशन में क्या बोलता है कि इट इज ट्रू दैट आईएनसी कुड नॉट अचीव मच सक्सेस इन इट्स अर्ली फेज। ये तो हमने देखा कि उनका जो डिमांड था वो उतना वो अचीवमेंट में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए।
ठीक है, मतलब वो जो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश वो चीज फुलफिल नहीं कर रही थी। बट एट द सेम टाइम द मॉडरेट फेज कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फेल्योर। ये चीज तो हमें पता है कि अगर कोई चीज अगर आप डिमांड कर रहे हो और अगर वो अचीव नहीं हो पाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉडरेट लीडर्स को अगर आप फेल्योर मानेंगे तब तो उस हिसाब से फिर गांधी जी भी फेल्योर है और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है वो भी फेल्योर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब स्वदेशी मूवमेंट जब बाल गंगाधर तिलक ने उस समय जब लॉन्च किया था तो वो अपनी डिमांड्स को अचीव नहीं कर पाए थे। ब्रिटिश ने स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। यही चीज हुआ था 1920 में भी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो उस समय भी जो है सारे डिमांड्स को फुलफिल ब्रिटिश ने नहीं किया था और जो भी गांधी जी ने डिमांड्स रखा था वो गांधी जी ने अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये तो मतलब नहीं है कि गांधी जी फेल हो गए, लेकिन ग्रेजुअली कुछ तो इम्प्रूव हुआ, कुछ तो लोग पार्टिसिपेट किए, कुछ तो लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़े। तो यही चीज तो हमारे मॉडरेट लीडर्स के भी साथ हुआ कि भले वो 100% जो उनका डिमांड था वो 100% अचीव नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लोगों को कनेक्ट तो करना शुरू किया। उनको लोगों को बताया तो कि एक्चुअली में सिविल राइट्स होते क्या है। लोगों को बताया तो कि उनको जो है अगर वो टैक्स तभी दे जब उनका डिमांड उनका फुलफिल हो। हमारे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज में बढ़ा। तो आप मॉडरेट लीडर्स को बिल्कुल फेल्योर नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी उन्होंने डिमांड किया था उसमें कुछ तो अचीव हुआ। तो जब कुछ भी अचीव हुआ तो वो फेल्योर नहीं होता है। तो हमारे मॉडरेट लीडर्स फेल्योर नहीं थे। तो moderates like the Nauroji, D.E. Vacha, Gokhale, S.M. Banerjee were some of the most progressive Indians of their times and true patriots. ये लोग जो है ट्रू पेट्रियोट्स थे, राष्ट्रवादी थे। दे सिंसियरली विश द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो चाहते थे कि हमारा इंडियन सोसाइटी प्रोग्रेस करे। दे सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ वाइड नेशनल अवेकनिंग एंड द फीलिंग अमंग द पीपल दैट बिलोंग टू वन नेशन भारत। वो चाहते थे कि पीपल्स में जो है एक ऐसा जागरूकता, एक ऐसा फीलिंग आए कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, कि हम लोग जो है कोई बिहार से हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, हम लोग साउथ इंडियन हैं, हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं। ऐसा उनका फीलिंग नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट लीडर्स जो है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वो लोग जरूर सक्सेस हुए एक वन नेशन भारत को क्रिएट करने में, उसके एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करने में कि हाँ एक हमारा देश है और हमें देश के लिए लड़ना है। तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक्स ज़रूर समझ में आया होगा और ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। आप मेंस का पलट के आप देख लो, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप पीटीएस में देखो, आप मेंस में देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कितने सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।